नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक थी। इस बैठक में बीजेपी के पश्चिम बंगाल और असम के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि असम में बीजेपी की सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एजीपी को 26 और यूपीपीएल को 8 सीटें मिलेंगी। असम के लिए 84 उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। ऐलान आज किया जा सकता है। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध पर बीजेपी की बैठक में निर्णय होगा। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी परिवार का गढ़ रहा है। वहीं ममता बनर्जी की सियासी सफलता भी नंदीग्राम से जुड़ी हुई है। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर आई थी। इस आंदोलन की लहर पर सवार होकर उन्होंने 30 साल से चली आ रही लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। पार्टी का बैठक में सिद्धांत मैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज इसके चर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो 4th फेज में है। आज पहले 2 फेज का बात हुआ। पहले 2 फेज में नंदीग्राम है। शुभेंदु अधिकारी लड़ना चाह, पार्टी निर्णय करेंगे। तो ममता के खिलाफ लड़ाई हो सकता है। ममता के सामने जरूर होगा। देखिए ना, जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। कितने सीटों पे फाइनल होगा, नाम करेगा 60 सीटों के। और वहीं बंगाल के चुनाव में कई दल टीएमसी के साथ आ खड़े हुए हैं। शिवसेना ने ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताया है। एनसीपी भी कांग्रेस लेफ्ट गठजोड़ की जगह ममता का समर्थन कर सकती है। वहीं तेजस्वी यादव तो पहले ही ममता दीदी के साथ की बात कह चुके हैं। बंगाल के नतीजों का पूरे देश पर असर होगा, शायद इसी ख्याल से कई दल ममता के साथ आ रहे हैं, कहते हुए कि वही बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस अलग खड़े हैं। शिवसेना कहती है वही बंगाल की असल शेरनी है। हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहाँ वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा एक कहा है, वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है। Do you know that symbol of Shiv Sena is a tiger? शिवसेना का चुनाव चिन्ह एक बाघ है और महाराष्ट्र के बाघ को लगता है कि बंगाल की बाघिन ममता हैं। हम इस ऐलान का स्वागत करते हैं और शिवसेना के आभारी हैं। शिवसेना शिवसेना ने बंगाल के चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। शिवसेना का कहना है कि दीदी के खिलाफ मीडिया और मनी का इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी भी अब्बास सिद्दीकी के साथ तालमेल करने के कांग्रेस लेफ्ट के फैसले से नाखुश है, लेकिन कांग्रेस बेपरवाह है। हम वेस्ट बंगाल में अच्छी पोजीशन में हैं। हम लेफ्ट के साथ मिलकर अलायंस है हमारी। हम सिर्फ बीजेपी की विभाजनकारी नीति के ही खिलाफ नहीं, ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ भी हैं, जो उन्होंने पिछले 10 साल में किया। इस बीच ममता बनर्जी जमीन पर उतर चुकी हैं। दीदी से बेटी बनकर वो महिलाओं की 2 पदयात्राएं निकाल रही हैं तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ। 7 तारीख की पदयात्रा कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली से टकरा रही है। 11 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट के लिए अपनी नॉमिनेशन फाइल करेगी। ये वही सीट है जहां से 2016 में शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल में थे और अब बीजेपी नेता है, जीते थे। जब ममता बनर्जी हैट्रिक के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब देश के दूसरी ओर जो ऑपोजिशन पार्टी है जैसे कि शिवसेना, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सिर्फ ममता बनर्जी तैयार है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।
तो 11 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में आने वाला रविवार जो है वो जोर आजमाइश का दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। वो राज्य के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के समापन पर इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं जवाब में ममता बनर्जी भी सड़क पर निकल रही हैं। वो उसी दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ पद यात्रा पर निकलेंगी। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। Co powered by गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने महापंचायत में केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। चौधरी यूपी में बढ़ते अपराध पर बरसे तो केंद्र सरकार पर भी रोजगार को लेकर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आज तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में विष्णु के 20 साल तक रेप की सजा काटने के बाद हाई कोर्ट ने बताया कि उसने रेप नहीं किया था, वो बेकसूर है। वो 23 साल का जवान जेल में गया था, अब 43 साल का वो अधेड़ हो चुका है। विष्णु का कहना है कि गांव में किसी से जमीन का झगड़ा था, उसने किसी लड़की को पैसा देकर उस पर रेप का झूठा इल्जाम लगवा दिया था। हाईकोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी भी की, लेकिन विष्णु की जिंदगी के 20 साल उसे कोई लौटा नहीं सकता। 23 साल का जवान इस जेल के अंदर गया था, 43 साल का अधेड़ इस जेल से बाहर निकला। अपनी जवानी के कीमती 20 साल कैद में गुजार दिए उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सारे सबूतों और गवाहियों की रोशनी में हम मुतमईन हैं कि मुल्जिम को हुई सज़ा पूरी तरह गलत है। विष्णु पे ललितपुर में उसके गांव की एक लड़की ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था। उसका कहना था कि वो घर से खेत जा रही थी, तब विष्णु ने उससे रेप किया। विष्णु 16 सितंबर 2000 को रेप और दलित उत्पीड़न के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। ललितपुर की अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश में लिखा है कि आरोप लगाने वाली लड़की के मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर ने बिल्कुल साफ लिखा है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी रिश्ते बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। जांच में और तीनों गवाहों से पूछताछ में तमाम विरोधाभास हैं। विष्णु कहते हैं कि गांव में कुछ लोगों से ज़मीन जायदाद की रंजिश थी। उन्होंने सबक सिखाने के लिए एक लड़की को पैसा देकर उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ। दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, ज़मीन जायदाद की मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। आगरा जेल के अफसर भी कहते हैं कि विष्णु इतना शरीफ है कि उसे देख के कभी लगा ही नहीं कि इसने रेप भी किया होगा। बंदी का कारागार में आचरण बहुत अच्छा रहा है और निरंतर वो श्रम करता रहा है। श्रम करने के कारण उसको यहाँ पे जो पारिश्रमिक की व्यवस्था है, पारिश्रमिक भी मिलता रहा है। विष्णु ने 20 साल बाद शहर देखा, खुला आसमान देखा तो रुहां से हो गए। हमारे सहयोगी नसीम अहमद ने उनके जेल से छूटने पे उन्हें आगरा की सैर भी कराई, फिर उन्हें आगरा स्टेशन से ललितपुर की ट्रेन दिलवा के विदा किया। विष्णु चला गया उस गांव को जहां 20 साल पहले अपनी जवानी छोड़ आया था। जो जिंदगी सिर्फ एक बार के लिए मिली हो, जिस जिंदगी का हर लम्हा बेशकीमती हो, उस जिंदगी के 20 साल ज़ाया हो जाने का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ये गुजरी हो। आगरा में नसीम अहमद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर की बात करते हैं, जहां एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली नाबालिग लड़की को गुंडों ने बंधक बना के उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की एफआईआर कराने के लिए पुलिस चौकी गई तो पुलिस ने लड़की की एफआईआर तक नहीं लिखी। कुछ लोगों ने लड़की का वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो देख के एसएसपी ने एफआईआर करवाई और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। हम उधर से आ रहे थे डांस करके। मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, मेरी सहेली की सिस्टर। वो कही कि चलो तुमको घर छोड़ दे, तो हमने कहा कि ज्यादा रात हो चुकी है, तुम लोग जाओ, हम चले जाएंगे। तो यहाँ तक आए हैं तक। वहां से सब पकड़ लिए हमको, वहां से मुंह दबाकर ले गए अंदर। हम कह रहे थे कि हमको छोड़िए, लेकिन कोई लोग छोड़ नहीं रहा था। मुंह बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वहीं संवाद देंगे हमको। मरने से बच गए अंकल जी हम। इस बच्ची की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुन के भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। लड़की को वहां लेकर गए लोगों ने चौकी में लड़की के जाने की वीडियो बना के वायरल कर दी। फिर पुलिस हरकत में आई। चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल तैनात थे धर्मेंद्र, उनके द्वारा महिला उत्पीड़न के अपराध पर कोई तत्काल विधिक कार्रवाई नहीं की जाने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध 166A की एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। लड़की की मदद के लिए पुलिस चौकी गए लोगों पे भी एफआईआर हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस चौकी में लड़की का जो वीडियो वायरल किया उससे रेप के शिकार बच्ची की पहचान जाहिर होती है। यह सिर्फ रेप करने वालों का दुस्साहस नहीं है, यह पुलिस का भी दुस्साहस है जिसने उस लड़की के एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पुलिस ये खुद मान रही है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजस्थान से, जहां दौसा में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। हत्या के बाद आरोपी पिता ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में जो है पुलिस को सुरक्षा करने के आदेश दिए थे। लड़की की शादी हो चुकी थी और ससुराल से वापस लौटकर वो अपने प्रेमी के पास जाकर रहने लगी थी और युवक युवती अलग अलग जाति से थे, जो पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बन रहा था। घर लौटने पर युवती को उसके परिवार वाले जबरन ले गए, जिसके बाद युवक ने अपहरण का मामला भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की खोजबीन पूरी होने से पहले ही पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक महिला डॉक्टर ने एक महिला के ऑपरेशन करने के दौरान पेट में तौलिया छोड़ने की बहुत बड़ी लापरवाही की। ये घटना साल 2020 के अगस्त महीने की है, जब दिनेशा अस्पताल की डॉक्टर संगीत सिंह ने ये भारी लापरवाही की। पेट में लगातार दर्द रहने की वजह से खेत बेचकर महिला ने गोरखपुर में दोबारा ऑपरेशन कराया और डॉक्टरों ने पेट में पड़ा तौलिया निकाला। इस दौरान पीड़ित के पेट में भारी संक्रमण हो गया और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आरोपी डॉक्टर से शिकायत करने पर पीड़ित परिवार को धमकी देकर मुंह बंद कराया जा रहा है। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। और अब दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां रामेश्वरम में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर रामनाथ स्वामी मंदिर में गुरुवार को झंडा फहराया गया। हर साल मासी महाशिवरात्रि के दिन यहां पताका फहराने की एक धार्मिक परंपरा है, जिसमें आस्था का एक अलग ही संसार नजर आता है।